बांग्लादेश में शेख हसीना का जो तख्ता पलट हुआ है, उस पर राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से सीधा सवाल किया है कि क्या इसके पीछे विदेशी ताकतों की साजिश थी। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी यहां पर चाइना और पाकिस्तानी आईएसआई की सांठगांठ की बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने यह चेतावनी आज नहीं, 4 साल पहले दी थी। याद कीजिएगा दोस्तों, जब देश कोरोना की लहर में कहीं ना कहीं जकड़ा हुआ था, उस दौरान सदन के अंदर राहुल गांधी ने चेतावनी दी थी। दिलचस्प बात यह है कि जब राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से सीधा सवाल किया कि जो बांग्लादेश में हुआ, क्या उसके पीछे विदेशी ताकतों की साजिश है, तब विदेश मंत्री के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं था। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, वो भारत के लिए बहुत चिंताजनक है दोस्तों। वो चिंताजनक इसलिए है क्योंकि उससे जुड़े हुए हैं हमारे सामरिक हित। वो चिंताजनक इसलिए है कि अगर बांग्लादेश में हालात खराब होते हैं तो बड़ी तादाद में शरणार्थी जो हैं वो भारत आ सकते हैं और यहां एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है। भारत के लिए चिंताजनक बात यह है कि वहां की माइनॉरिटीज यानी कि वहां के हिंदू निशाने पर आ सकते हैं। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने क्या सवाल किया था और एजेंसीज के मुताबिक एस जयशंकर ने उसका क्या जवाब दिया। यह सवाल क्यों जरूरी है, मैं आपको बतलाने वाला हूं। सबसे पहले राहुल गांधी ने क्या पूछा, सरकार ने क्या जवाब दिया। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक में सरकार से तात्कालिक और दीर्घकालिक रणनीति के बारे में पूछा। राहुल गांधी ने यह भी जानना चाहा कि क्या बांग्लादेश में जो हुआ उसके पीछे विदेशी ताकत है। एस जयशंकर ने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर ये तस्वीरें देखिए, आज सर्वदलीय बैठक थी। जी हां, इसमें राहुल गांधी भी थे, सामने विदेश मंत्री बैठे हुए हैं। इस बैठक में आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया गया, जिसको लेकर संजय सिंह पार्टी के सांसद खासे नाराज थे। सर्वदलीय बैठक। अब राहुल गांधी का सीधा सवाल था कि क्या इसके पीछे विदेशी ताकतें थी। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी यहां चाइना और पाकिस्तान की साठगांठ की बात कर रहे हैं। जवाब में एस जयशंकर क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सर्वदलीय बैठक में सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने राहुल गांधी के सवाल के जवाब में कहा, बांग्लादेश में बदलते घटनाक्रम पर सरकार नजर बनाए हुए है। यह भी बताया कि पाकिस्तान के एक राजनयिक ने सोशल मीडिया पर आंदोलन की तस्वीर वाली डीपी लगाई थी, जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक में बताया कि हम बांग्लादेश के हालात पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। सरकार ने बताया कि अभी बांग्लादेश में 12,000 से 13,000 भारतीय हैं। हालांकि देश में स्थिति इतनी भयावह नहीं है कि अपने नागरिकों को वहां से निकालना पड़े। सरकार ने बताया कि कुल 20,000 लोग फंसे हैं। इनमें से 8,000 छात्र वापस भारत आ गए हैं। 20,000 लोग फंसे हुए हैं, 8,000 छात्र वापस आ गए हैं। बड़े पैमाने पर वहां भारतीय हैं जो अपने बिजनेस इंटरेस्ट के चलते काम कर रहे हैं। बांग्लादेश से इस वक्त कई चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसकी मैं चर्चा आगे करूंगा। और सबसे शॉकिंग ये, उस पर सार्थक चर्चा करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी उस पर भी अपनी घटिया राजनीति कर रही है। कैसे, बताऊंगा मैं आपको। मगर अभी अभी मैंने आपको राहुल गांधी का सवाल सुनाया। राहुल गांधी ने सीधे पूछा विदेशी ताकतों के बारे में। आज से कुछ सालों पहले जब देश कोरोना की चपेट में था, तब राहुल गांधी ने कहा था कि इस सरकार की विदेश नीति की सबसे बड़ी भूल यह है कि अब चाइना और पाकिस्तान साथ आ गए हैं। हमेशा से ही हमारी विदेश नीति का यह लक्ष्य रहा है कि चाइना और पाकिस्तान कभी साथ ना आए, मगर इस सरकार की नीतियों के चलते अब ये दोनों साथ आ गए हैं और यह देश के लिए बहुत घातक है। यही बांग्लादेश में हो रहा है, क्योंकि कई जानकार ये बता रहे हैं कि इस तख्ता पलट के पीछे चाइना और पाकिस्तानी आईएसआई का हाथ है। याद कीजिएगा, राहुल गांधी ने किस तरह से चेतावनी दी थी, जिस पर इस सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। 1 second, please. The single biggest, you can ask anybody who understands, the single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. Today,
do not be under any illusion. Do not underestimate the force that is standing in front of you. Do not underestimate the power that stands in front of us. Do not underestimate it. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. China has a clear vision, and I can clearly see, without any confusion in my mind, that China has a plan. China has a plan. I can see without any doubt that the Chinese, please, we are all nationalists, so let us discuss properly. I can see that China has a clear-cut plan. The foundations of their plan have been put in place in Doklam and in Ladakh. Do not underestimate what we are facing. This is a very, very serious threat to the Indian nation. सीधा सा सवाल, शेख हसीना भारत उतरती हैं, और भारत में कहां उतरती हैं? गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में। उनसे मिलने कौन जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। यानी कि कहीं ना कहीं भारत यह संदेश दे रहा है बांग्लादेश को कि हम शेख हसीना के साथ हैं, मगर इससे नुकसान भी हो सकता है। और कैसे, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अगर भारत यह संदेश दे रहा है कि हम एक भगोड़े नेता के साथ हैं, तो इससे जो हमारे वहां पर इंटरेस्ट है, हमारे हित हैं, उसे नुकसान पहुंच सकता है। जो नया इंतजामिया है, जो नई सरकार है, वो भारत के इस रुख से नाराज हो सकती है। मगर दूसरी तरफ शेख हसीना जो 15 साल से वहां सत्ता में थी, जिनके हाव भाव में एक तानाशाह वाली सोच आ गई थी, इन 15 सालों में उन्होंने भारत के सामरिक हितों का ख्याल रखा है। इसीलिए उनका ध्यान रखना हमारा फर्ज है। तो भारत के लिए दोहरी चुनौती है। मगर यह सवाल तो होना चाहिए ना विदेश मंत्री एस जयशंकर से और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से, कि अगर चाइना और पाकिस्तान साजिश कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? क्या भारत ने उसके जवाब में अपनी रणनीति नहीं बनाई? अगर वहां जो जमीन पर प्रदर्शन कर रहे थे, और बताया जा रहा है कि वहां पर एक इस्लामिक छात्र शिविर है जिसके पीछे जमात इस्लामी है, और जमात इस्लामी को पाकिस्तानी आईएसआई की फंडिंग मिल रही थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत क्या कर रहा था? क्या भारत के गुप्तचर अधिकारियों को इस बात की बिल्कुल भी मालूमात नहीं थी? और क्या इस मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए? मैं आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें। बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी के बीच अब उपद्रवियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। भीड़ चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बना रही है, घरों में आग लगाई जा रही है, दुकानों को लूटा जा रहा है। इस बीच बांग्लादेश के मेहरपुर इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें सामने आई हैं। दंगाइयों ने तोड़फोड़ करने के बाद इस मंदिर को आग के हवाले कर दिया है। एक तो यह तस्वीर है। अब यह दूसरी तस्वीर है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कुछ जो मुसलमान हैं वो एक मंदिर के सामने पहरा दे रहे हैं, और आपके स्क्रीन पर यह है नजमुल एहसान का ट्वीट, जो कि पत्रकार हैं बांग्लादेश के। वो ये कह रहे हैं कि एक हिंदू मंदिर के सामने कुछ मुसलमान जो हैं वो पहरा दे रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पे कई ऐसी तस्वीरें, कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कई मौलवी ये अपील कर रहे हैं कि हिंदुओं पर निशाना न साधा जाए, यह अपील कर रहे हैं। मगर बांग्लादेश से लगातार ये दो तरह की तस्वीरें आ रही हैं। एक तरफ जैसा कि इस्कॉन टेंपल पर निशाना साधा गया, दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें जहां मुसलमान वहां के हिंदू मंदिरों को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये दो तरफा तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। मगर भाजपा क्या कर रही है? इस पर भी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। आपके स्क्रीन पर यह है राम कदम, भाजपा के नेता हैं। अब उन्होंने उद्धव ठाकरे पर हमला बोल दिया है कि वहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, मगर उद्धव ठाकरे खामोश हैं। राम कदम जी, इसका इस्तेमाल कीजिए। आप जानते हैं बांग्लादेश से हमें क्या सबक मिल रहा है?
अगर इस अराजकता में वहां के माइनॉरिटीज पर निशाना साधा जा रहा है, तो ये भारत के अंदर जो चरमपंथी ताकतें हैं, अतिवादी ताकतें हैं, जो अक्सर इस देश की माइनॉरिटीज पर निशाना साधते हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, ये उनके लिए संदेश है। हमें अपने माइनॉरिटीज को सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि तभी हम पूरे आत्मविश्वास के साथ दूसरे देश की माइनॉरिटीज पर उन्हें सबक दे सकते हैं। अगर हम और हमारी पॉलिटिकल सोच के चलते हमारे देश की माइनॉरिटीज पर निशाना साधा जाएगा, तो जाहिर सी बात है हमारे पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि हम बांग्लादेश पर उंगली उठा सकें। हमें पहले अपने गिरबान में भी झांक कर देखना पड़ेगा। लिहाजा बहुत जरूरी हो जाता है राम कदम जी, और यह नसीहत भाजपा और उनके तमाम कट्टरपंथी नेताओं के लिए, टी राजा सिंह जैसे कट्टरपंथी नेताओं के लिए, जो गली गली जाकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, बहुत जरूरी हो जाता है कि आप देश की माइनॉरिटीज के खिलाफ जहर उगलना बंद करें, ताकि हम बांग्लादेश में जो हिंदू बसे हुए हैं उनकी सुरक्षा के बारे में टिप्पणी कर सकें। क्योंकि फिर पलटकर हमसे कोई कह सकता है कि आप अपनी माइनॉरिटीज के साथ क्या कर रहे हैं। ऐसे दौर में बहुत जरूरी हो जाता है कि भाजपा के नेता जो कहें उस पर पहले गौर करें, क्योंकि अगर हम यहां पर भड़काऊ बयान देंगे, और ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने वाला हूं, अगर भाजपा के नेता या यहां पर जो कट्टर नेता हैं वो भड़काऊ बयान देंगे, तो इसका असर उन भारतीयों पर पड़ेगा जो बांग्लादेश में हैं, बिजनेस इंटरेस्ट जिनके वहां पर हैं, इसका असर पड़ेगा वहां बसी माइनॉरिटीज पर। जी हां, अडानी के बिजनेस इंटरेस्ट हैं, प्रधानमंत्री के कई परम मित्रों के वहां पर बिजनेस इंटरेस्ट हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे भारत सरकार ने जानकारी दी, वहां कई भारतीय बसे हुए हैं, काम कर रहे हैं, कई हिंदू हैं जो बांग्लादेशी नागरिक हैं। इसीलिए सोच समझकर बयान दीजिए। सिर्फ इसलिए कि आपको महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में चुनाव जीतना है, इसका मतलब यह नहीं कि बांग्लादेश पर अनर्गल बयानबाजी करते रहिए। बाज आइए उससे। उसका असर हमारे जो भारतीय वहां बसे हुए उन पर पड़ेगा, उन हिंदुओं पर पड़ेगा जो इस वक्त बांग्लादेश में हैं। बाज आइए इस तरह के बयानों से। सबसे बड़ी बात, इस वक्त बांग्लादेश में जो नई सरकार है, नई व्यवस्था है, उससे संवाद कायम करने का जरिया भारत सरकार को ढूंढना पड़ेगा। उनसे संवाद कायम करना पड़ेगा, उन्हें कहना पड़ेगा कि हम आपके हित में हैं, क्योंकि अगर भारत ऐसा संदेश नहीं देगा तो उसका नुकसान हमें पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा दोस्तों कि चाइना और पाकिस्तान की क्या साजिश है। गौर कीजिएगा श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका में भी जो कुछ हुआ है उसके पीछे चाइनीज साजिश को नकारा नहीं जा सकता। चाइना में लोकतंत्र नहीं है, वो नहीं चाहता कि किसी भी देश में लोकतंत्र रहे। लिहाजा बहुत जरूरी हो जाता है कि हम चाइनीज साजिश का पर्दाफाश करें, मगर सलीके से। दूसरी तरफ बांग्लादेश में कई लोग हिंदी समझते हैं। आप जिस तरह से बांग्लादेश के गांधी यानी मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि आंदोलन में अब किन लोगों का दबदबा हो गया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुजीबुर रहमान को उनके घर पर मौत के घाट उतार दिया था। ये वही लोग हैं जिन पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो गई और वो बच गए थे। उन पर कभी भी कानूनी गाज नहीं गिरी। आज उसी विचारधारा से जुड़े लोग शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों के गले को तोड़ रही है, उनकी मूर्तियों को छिन्न भिन्न कर रही है, और यह अपने आप में बहुत दुखद बात है। इन तस्वीरों के बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं, अपने ऐतिहासिक पुरुषों को भूल जाते हैं, उनकी तौहीन करते हैं, उनका भविष्य सिर्फ अंधकारमय रहता है। यह ना भूलें कि मुजीब बांग्लादेश के गांधी थे। उनकी वजह से बांग्लादेश वजूद में आया था। एंड ऑफ कोर्स, कौन भूल सकता है स्वर्गीय इंदिरा गांधी को? कौन भूल सकता है उनके योगदान को, जिसके चलते बांग्लादेश आजाद हुआ था और पाकिस्तान तो फाड़ हुआ था। इसीलिए ना मुजीब को भूला जा सकता है, ना उनका अपमान किया जा सकता है, और ना इंदिरा गांधी के योगदान को। मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं दोस्तों। 1971 जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, जब बांग्लादेश बना था, जब पाकिस्तान दो फाड़ हुआ था,
देखिए किस आत्मविश्वास से, बगैर अमेरिका से डरे हुए इंदिरा गांधी क्या कह रही हैं। The present reality is that a new country, a new state has come into being. Its name is Bangladesh. We were told by all the countries that they were doing everything possible to help towards a peaceful solution. तो जो लोग इंदिरा गांधी को गाली देते हैं वो इस फर्क को देखिए। इंदिरा गांधी के सामने पाकिस्तान था, चाइना था, और सबसे बड़ी बात अमेरिका, उसके जंगी बेड़े हमारे समुद्र तक पहुंच गए थे, मगर वो औरत डरी नहीं। और दूसरी तरफ आज मौजूदा सरकार को यह भी नहीं पता चला कि कब तख्ता पलट हो गया। जी हां, हम उसको लेकर भी जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे हैं। यह फर्क है उस वक्त के निजाम और आज के दौर में। लिहाजा जो लोग इंदिरा गांधी को गाली देते हैं, कम से कम वो उस दौर को याद कर लिया करें। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, बांग्लादेश को लेकर भारत सरकार का जो भी कदम होता है मैं उसके साथ हूं, मगर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर हमने कोई गलती की है तो उसे स्वीकारें और उसे आने वाले पल में ना दोहराएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।